आप इसको सारा जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है जी सर। एंथ्रोपोलॉजी क्या है और उसके रिलेटेड जितने भी हैं सारे, क्योंकि ये टेस्ट भी दिया था मैंने, जी सर। तो करें स्टार्ट फिर। ओके सर। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी। किसी भी चैप्टर का या किसी भी चीज़ का कुछ भी स्टडी करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उसका मीनिंग आता है कि ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ और किन वर्ड्स की कम्बिनेशन है। एंथ्रोपोलॉजी कम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स एंथ्रोपोस एंड लोगोस। उसका जो फॉर्मर मीनिंग था ह्यूमन था, एंड द लेटर मीनिंग डिस्कोर्स और साइंस है। सबसे पहले जब एंथ्रोपोलॉजी की टर्म यूज की गई थी वो अरिस्टोटल ने की थी। अगर हम इसको फुली फ्लेज फॉर्म में एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करें तो हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्राइबर, एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ मैन एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन। मीन्स कि हम एंथ्रोपोलॉजी में किसी अपनी एक होल सोसाइटी के जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को, और प्रोडक्शन से मीन यहाँ पे ये है कि जो हम अपने कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन सेट करते हैं उनको स्टडी करते हैं, अपने एंशिएंट टाइम से लेके और अपने प्रेजेंट टाइम में एंथ्रोपोलॉजी इसको स्टडी करती है। और अगर हम उसकी डिविजन्स की बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी की डिवीजन क्या है, तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 5 मेन ब्रांचेस में, ह्यूमन जेनेटिक्स में, ह्यूमन पैलेंटोलॉजी में, इथनोलॉजी में, एंथ्रोपोमेट्री में एंड बायोमेट्री में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बॉडी, जेनेटिक्स एंड द स्टेटस ऑफ मैन अमंग लिविंग बीइंग्स। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो कि अपने नॉमेनक्लेचर से शो कर रहा है कि फिजिकल मीन हम जो एक्सटर्नल हमारे फीचर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उसको स्टडी किया जाता है। उसके अलावा कि जो जेनेटिक्स हैं वो किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस में, और वो किस तरह सर्वाइव करता है, उसका स्टेटस क्या है हमारी सोसाइटी में। अगर फिजिकल जो कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की फर्दर ब्रांचेज है, ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक वो भी अपने नेम से क्लियरली शो कर रहा है कि उसमें जेनेटिक्स की हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विच स्टडीज द जीन्स ऑफ मैन, कि जो हमारे जेनेटिक्स हैं उसको स्टडी किया जाता है और ये किस तरह ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इस होल प्रोसेस को, जेनेटिक्स को, क्योंकि जेनेटिक्स जो होते हैं वो एक पूरा, हमें दिखने में बाजार में एक सिंपल जस्ट एक लग रहा होता है, लेकिन जो जीन्स होते हैं वो पूरा एक डीएनए, उसके अंदर फर्दर हमारे जो क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, हमारा एक होल स्ट्रक्चर होता है और उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। वो किस तरह वो पूरी एक स्ट्रक्चर बनती है और फिर वो किस तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, वो ह्यूमन जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। ह्यूमन पैलेंटोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी जो कि एक फॉसल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको पैलेंटोलॉजी की टर्म में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन पैलेंटोलॉजी है उसने ह्यूमन स्केलेटन कि जो ह्यूमन पैलेंटोलॉजी स्टडीज द ओल्ड ह्यूमन स्केलेटन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, कि ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो स्टडी किया जाता है डिफरेंट स्टेजेस में। इसके हम बेहतरीन एग्जांपल अगर लेना चाहें तो फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्री है हमारा, तो उसके जो रिंग्स होते हैं, अगर हम उसको कट करके उसकी ट्री को देखें तो उसके अंदर रिंग्स बने होते हैं, स्मॉल, फिर उसके लिए मीडियम, फिर लार्ज, इस तरह। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं ना, वो एक स्केलेटन, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन का स्केलेटन स्टडी किया जाता है डिफरेंट स्टेजेस में, चाइल्डहुड में, अडल्ट में और फिर ओल्ड में, कि वो किस तरह उसकी एवोल्यूशन हुई, वो किस तरह सब कुछ हुआ, वो स्टडी करता है। इसके अलावा ह्यूमन पैलेंटोलॉजी है, वो अर्थ एवोल्यूशन की हिस्ट्री को भी स्टडी करता है, क्योंकि अर्थ एवोल्यूशन का ह्यूमन पैलेंटोलॉजी, ह्यूमन स्केलेटन के साथ बहुत डीपली कनेक्शन है। क्योंकि हम अर्थ एवोल्यूशन को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी ह्यूमन स्केलेटन है वो किस तरह इवॉल्व हुए, उनमें किस तरह चेंजेस हुई और किस तरह विद द पैसेज ऑफ द टाइम उन्होंने अपनी प्रोग्रेस किया। इसके अलावा इथनोलॉजी की बात करें, जो थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की है, इथनोलॉजी स्टडीज ह्यूमन रेसेस। जो ह्यूमन की नस्ल रेसेस होती हैं, हमारे अब सोसाइटी में डिफरेंट नस्लें पाई जाती हैं, उनको जो उस
पूरी एक ह्यूमन रेस की स्ट्रक्चर को स्टडी करता है वो इथनोलॉजी करता है, और इथनोलॉजी भी फर्दर बेस्ड करता है एंथ्रोपोमेट्री एंड बायोमेट्रिक्स पर, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स है ना, एंथ्रोपोमेट्री एंड बायोमेट्री, दोनों ही इंसान के जो रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करता है। एंथ्रोपोमेट्री की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोमेट्री जो है वो स्टडी करती है मेजरमेंट ऑफ मैन, जो इंसान के खदोखाल होते हैं, जो उनको जो मेजर करते हैं वो एंथ्रोपोमेट्री, उस ब्रांच को जो हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री है। एंथ्रोपोमेट्री को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 ब्रांचेस में, फिजिकल स्ट्रक्चर में और ह्यूमन फॉसल्स में, क्योंकि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारी जो करंट सिचुएशन है उसको स्टडी करता है ह्यूमन की, और जो ह्यूमन फॉसल्स है वो जो हमारे प्रीमेटिव टाइप्स हैं ह्यूमन फॉसल्स की, उनको स्टडी करता है। बायोमेट्री 5th ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की है बायोमेट्री। जो बायोमेट्री है वो बायोलॉजिकल स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करता है। इसमें हमारे डिजीजेज हैं, ग्रोथ है, बर्थ रेट है एंड डेथ रेट है, ये सारी चीजें बायोमेट्री स्टडी करता है। अगर हम सेकेंड ब्रांच की बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो वो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी मीन के जो हमारी ह्यूमन सोसाइटीज हैं उनको स्टडी करता है, उनके कल्चर्स को और उनके डेवलपमेंट को, कि किस तरह उनमें विद द पैसेज ऑफ द टाइम डेवलपमेंट हुई। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन कल्चर। कल्चर इज अ सोशल हेरिटेज। जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो एक कोई जेनेटिक्स नहीं है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो तो हम उसको स्टडी कर लेते, नहीं, वो एक सोशल प्रोसेस है जिसको हम अपने लर्न बिहेवियर के जरिए सीखते हैं, चाहे वो इमिएशन हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो। इसके अलावा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी करती है वो हमारे ह्यूमन कस्टम्स हैं, मोड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, सोशल लाइफ है, रिलीजन है, आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 मेन ब्रांचेस में, प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जो प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी है, आर्कोलॉजी जो लिटरली मीनिंग है आर्कोलॉजी का वो है एनेशियंट टाइम, स्टडी ऑफ एनेशियंट टाइम, चाहे उसमें एनेशियंट किंग्स हो, चाहे एनेशियंट टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, तो सब कुछ एनेशियंट होगा, कि जो पहले से हो उसी को वो स्टडी करेगा, क्योंकि जो हमारी पहले सोसाइटीज में वहाँ पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, तो इसलिए हमें वो सब कुछ जो फाइंड आउट होता है वो सारे, यहाँ तो हम एक्सकेवेशन करते हैं तब हमें वो फाइंड आउट होता है कि पहले लोग किस तरह रहते थे, उनकी सोसाइटी किस तरह थी, कल्चर्स कैसे थे, और इस सब को होल प्रोसेस को जो एक ब्रांच डील करती है वो प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी है। सेकेंड जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज इज क्लियर बाय द नॉमेनक्लेचर studies social organization and social institutions. According to the 5th, one of the broadest way of defining social anthropology is to say that it studies human social process comparatively. ये जो लाइन मैंने अभी बोली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज टू से दैट इट स्टडीज ह्यूमन सोशल प्रोसेस कंपैरेटिवली। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जब हम नाम लेते हैं तो हम सब उसका जो नेम है वो क्लियर तो करता है कि हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, वो ये कि जो ह्यूमन सोशल प्रोसेसेस हैं वो कंपैरेटिवली स्टडी किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम को जो हमारे प्रिमिटिव टाइम के साथ। इसके अलावा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वो क्लोजली रिलेटेड है ईच अदर। स्पेशली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वो डिपेंड करती है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पर, क्योंकि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हमारा जो पहले से मौजूद सोसाइटीज उनको स्टडी करती है, हम उनको स्टडी करेंगे तभी तो हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो हमारी ब्रांचेज हैं डिफरेंट वो हमें बताती हैं कि जी ह्यूमन अपीयरेंस कैसे हुई, हमारी सोसाइटीज की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह हो रही है, हमारे कस्टम ट्रेडिशंस कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं और हम इसको किस तरह सीख रहे हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम
further is scope of social anthropology. स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी वो एक छोटी सी ब्रांच नहीं है, वो बहुत एक वाइड ब्रांच है जिसका एक बहुत वसी एक स्कोप है जिसमें डिफरेंट हम ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, the scope of social anthropology are divided into 6 main branches: ethnography, familial anthropology, economic anthropology, political anthropology, symbiology and linguistic, and thought and art. यहाँ तक सबको समझ आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं फर्दर कंटिन्यू करूं। जी आप कंटिन्यू रखें। ओके हाँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। चलें फातिमा, आप स्टार्ट करें। Okay. Ethnography, first branch of study under the scope of social anthropology is called ethnography. Ethnography is the main field of social anthropology. जो सबसे अहम ब्रांच है सोशल एंथ्रोपोलॉजी की वो इथनोग्राफी है, क्योंकि ये स्टडी करता है ह्यूमन रेस को और ह्यूमन करेक्टर और डिफरेंट जो कल्चर्स के रेसेस हैं, उन डिफरेंट रेसेस के जो कल्चर्स हैं उनको स्टडी करता है इथनोग्राफी। फैमिलियल एंथ्रोपोलॉजी है, फैमिली क्योंकि एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए फैमिलियल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, जिसमें ना कि सिर्फ फैमिली को स्टडी किया जाता है बल्कि उसका कंपैरेटिव कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट कल्चर्स का और सोसाइटी का। इसके अलावा और जो फैमिली किस बेस पर सरवाइव कर रही है, मींस जो उसका मैरिज पैटर्न है उसको भी स्टडी करता है कि मीन एक्सोगेमी, एंडोगेमी, वो सब कुछ डिटेल्स है फैमिलियल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है। थर्ड टाइप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक सबसे जो इकोनॉमी होती है वो किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हमारी सोसाइटी में किरदार अदा करती है, इसीलिए जो हमारी स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी वो बहुत ज्यादा फोकस करता है अपने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच पर और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच पर, क्योंकि दोनों ब्रांचेस जो हैं हमें डिफरेंट रूल्स देती हैं जो कि हम किसी भी सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी में एवोल्यूशन में किरदार अदा करती हैं, और दूसरा हमें किसी भी सोसाइटी की बेसिक स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लॉ, गवर्नमेंट रूल्स देती है। इसलिए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो कि स्टडी की जाती है स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट है सिम्बोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक। जो हमारी सिम्बियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक की ब्रांच है वो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो स्टडी करता है। इसके अलावा डिफरेंट सिंबल्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम पहले वक्तों की बात करते हैं तो लोगों में इतनी वेल डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं थी जिस तरह अब हम बोलते हैं। पहले लोग जब भी बोलते थे उन्होंने कुछ अपने कोड वर्ड्स रखे होते थे कि हमने इनके थ्रू बोलना है। अगर हम थोड़ी सी किसी भी अपनी किसी हिस्ट्री किसी भी देखते हैं किसी भी सोसाइटी को उठा के, तो वो कोड वर्ड्स में एक दूसरे को बताते हैं। इवन अभी भी कोड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो सिंबल्स और कोड वर्ड्स स्टडी करती है ब्रांच उसको सिम्बियोलॉजी कहते हैं। जो लिंग्विस्टिक की भी लिंग्विस्टिक को भी मेन डिवाइडेड किया गया है 4 सब हेडिंग्स में: डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक में, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक में और कॉमन लिंग्विस्टिक में। ये जो चारों लिंग्विस्टिक्स हैं मिलके हमारा रीजनल लैंग्वेज को स्टडी करता है, हमारे हिस्टोरिकल लैंग्वेज को स्टडी करता है। इसके अलावा हमारे कंपैरेटिव फैक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के, उनको स्टडी करता है। और इसके अलावा मिनिमम एंड मैक्सिमम जो रूट होता है किसी भी स्टडी की एवोल्यूशन का, उसको स्टडी करता है। लास्ट ब्रांच जो है स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी की वो है थॉट एंड आर्ट। द स्टडी ऑफ थॉट्स इन थ्योरेटिकल स्टडी आर वेरी इंपॉर्टेंट। Thought includes religion, magic, science and even legends. जो थॉट एंड आर्ट की ब्रांच है वो सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल स्टडी में हेल्पफुल रहती है, क्योंकि थॉट्स हमारे इमेजिनेशन होती है, हमारा
कुछ भी होता है जिसको लेकर हम फर्दर चलते हैं कि जी हमने ये सोचा और फिर हमने इस पर काम करना है, तो इसलिए जो थॉट्स है वो सबसे ज्यादा अहम हमें हेल्पफुल रहती है थ्योरेटिकल स्टडी में। और अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो किसी भी सोसाइटी का एक इंटीरियर पार्ट होता है जो उसको खूबसूरत बनाता है, तो वो हमारा आर्ट है। आर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर एंड कल्चर डिपेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ अ सोसाइटी। Social anthropology studies sculpture, metallurgy, and even dancing and instrumental and vocal music. Social anthropology का जो फाउंडर था वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मॉर्गन था, जो कि जिसने सबसे पहले सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में क्लियर कट विजन दिया था कि ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है क्या। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना दिया था विजन, लेकिन उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि किस तरह उनकी ब्रांचेस डिवाइड है। उन्होंने क्योंकि जितने पहले दिए गए थे जैसे लिंकन की होगी, पिडिंगटन की होगी, और जो एक आम क्लासिफिकेशन साइंस की है, उन्होंने उस तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट की जो थी क्लासिफिकेशन उसको मिक्स करके कंफ्यूज कर दिया। लेकिन जो एक क्लियर कट विजन दिया था सबसे पहले वो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसे मॉर्गन कहते हैं उसने दिया था, और इसलिए उसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं एम्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर से पहले उसका कुछ पर्पस होता है जिसके अकॉर्डिंग या तो वो एक सब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ द टाइम एवोल्यूशन की तरफ जाता है, तो उससे पहले जो हमारे कुछ एम्स होते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट को क्यों स्टडी करना है। इसी तरह एम्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 2 बेसिक एम थे सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। सबसे पहला जो बेसिक एम था वो ये था कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है अबाउट ह्यूमन नेचर। सेकंड जो उसका पर्पस था वो ये था कि हमने स्टडी करना है ह्यूमन सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, कल्चर्स को एंड किनशिप बॉन्ड्स को। ये 4 चीजें मैंने पीछे डिफाइन की आप लोगों को कि सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर्स एंड किनशिप है, कि हमने किस तरह इन सबको स्टडी करता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। ये 2 मेन पर्पस थे सोशल एंथ्रोपोलॉजी के। और इनके अलावा एक रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ने 4 मेन सोशल एंथ्रोपोलॉजी के एम्स दिए थे। फर्स्ट था द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव कल्चर इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, द स्टडी ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड स्पेसिफिक प्रोसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल हिस्ट्री, सर्च फॉर यूनिवर्सली वैलिड सोशल लॉज। इसके अलावा अब हमें एक पर्पस तो हमने समझ लिया कि क्यों हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बुनियाद रखी और उसके एम्स क्या थे। अब इसकी हमें जरूरत क्यों महसूस हुई कि हमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करना। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पहले सोसाइटीज थी वो इलिटरेट थी, उनमें एब्सेंस, जो राइटिंग का प्रोसेस था वो एब्सेंस था और लिटरेचर नहीं था। सेकेंड रीजन ये थी कि जो पहली सोसाइटीज थी उन्होंने अपने आप को डिफरेंट स्मॉल ट्राइब्स में और टॉटम्स में डिवाइड किया हुआ था। टेक्नोलॉजी इतनी वेल डेवलप नहीं थी। जो सोशल रिलेशनशिप था वो बेस्ड था या तो ब्लड रिलेशनशिप्स पर या लोकेलिटी पर। इसके अलावा वहां पे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन ज्यादा थी, जिसकी वजह से जरूरत पड़ी हमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने की। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है जिसने प्रिमिटिव सोसाइटीज को द फोक सोसाइटी के नाम से मेंशन किया कि जितनी हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी है वो हमारी फोक सोसाइटीज है। सर ये हो गया सारा। इसके अलावा अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट सिर्फ रह गई है, वो भी करना भी डिफाइन किए, बस काफी इतना। शाबाश, वेल डन। अब ये टॉपिक हमारा जो है पहले वाला ये तो हो गया ना, तो इसमें क्या कौन कौन से रहता है? इसमें क्या क्या रहता है? सर जी, इसमें क्या क्या रहता है? मेरी आवाज नहीं आ रही? ये सही। जी फातिमा, इसमें क्या क्या रहता है?
आपको मेरी आवाज नहीं आ रही फातिमा?